वेलकम बैक स्टूडेंट्स। सो मैं बात कर रहा था लोरी एंड ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा एलैबोरेट करने की। मैं तमाम एसिड और बेस के कॉन्सेप्ट अगेन आप लोगों के साथ जरूर डिस्कस करने जाऊंगा। सबसे पहले देखिएगा, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, ये लोरी और ब्रॉन्स्टेड दो अलग अलग साइंटिस्ट थे, ये एक ही पर्सन नहीं है। स्पीशीज विच रिलीजेस अ प्रोटॉन और हैव टेंडेंसी टू रिलीज अ प्रोटॉन इन वाटर आर कॉल्ड एसिड्स। कौन से एसिड्स? लोरी एंड ब्रॉन्स्टेड एसिड्स, वो स्पीशीज जिनके पास प्रोटॉन मौजूद है, वो रिलीज करते हैं वाटर के अंदर जाकर, सो वो एसिड्स कहलाते हैं। और इसके ऑपोजिट कर दें, वो स्पीशीज जो एक्सेप्ट करती है प्रोटॉन और हैव टेंडेंसी टू एक्सेप्ट प्रोटॉन इन वाटर और कॉल्ड बेसिस। Whenever a weak acid or a weak base is dissolved in water, then conjugate acid base pair is produced. इस लोरी एंड ब्रॉन्स्टेड के कॉन्सेप्ट को एसिड बेस पेयर का कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। मैं कितने आसान वर्ड्स में आपके साथ शेयर करता हूं, आप लोगों ने खुद फैसला करना है। जब भी कोई एसिड आयोनाइज होता है, H+ आयन डोनेट करने के बाद जो पीछे उसका रेजिडुअल एनाइन बच जाता है या रेजिडुअल पार्ट बच जाता है, उससे H+ आयन डिटैच होने के बाद जो भी पीछे उसका रेजिडुअल पार्ट बचेगा, वो उसका रेजिडुअल पार्ट क्या कहलाएगा? कॉन्जुगेट बेस ऑफ दैट एसिड। क्यों? वो जो रेजिडुअल एनाइन है वो अब एबिलिटी रखता है H+ आयन को गेन करने की, यानी कि वो कहलाएगा कॉन्जुगेट बेस। और जिसने ये H+ आयन डोनेट करने के बाद कॉन्जुगेट बेस बनाया है, वो एसिड कहलाएगा उस कॉन्जुगेट बेस का पेरेंट एसिड। सो याद रख ले, अल्लाह ताला ने इस दुनिया में बेटे हर चीज का जोड़ा बनाया है। अल्लाह ताला ने इसी तरह एसिड और बेस का भी पेयर बनाया है। सो आप देख सकते हैं कि अगर मैं बात करता हूं वीक एसिड की, तो आप लोगों को वीक एसिड किसे कहते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड किसे कहते हैं, ये भी इसी वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। ये एक इक्वेशन पे जरा गौर कीजिएगा। आयनाइजेशन एक वीक एसिड की करवा रहा हूं। ये HA इस वक्त मेरे पास एक एसिड है। मैं इसको एसिड क्यों कह रहा हूं? बिकॉज बेटा देखिएगा, इसने H+ आयन डोनेट किया। जब ये H+ आयन डोनेट करेगा तो H+ आयन और A- दो आयन्स बनेंगे। H+ आयन तो गेन कर लेगा वाटर, और वाटर H+ आयन गेन करने के बाद आपको मिलेगा हाइड्रोनियम आयन की फॉर्म में। ये A- आयन जो इसका एनाइन होगा वो ये इस वक्त मौजूद है, तो इस एसिड का ये एनाइन कहलाएगा इसका कॉन्जुगेट बेस। और यहां पे वाटर एज ए बेस सेट कर रहा है, बिकॉज वाटर H+ आयन एक्सेप्ट कर रहा है, तो वाटर H+ आयन एक्सेप्ट करने के बाद ये जो हाइड्रोनियम आयन बनाना है, ये हाइड्रोनियम आयन अब इस वक्त H+ आयन डोनेट करने की एबिलिटी में मौजूद है। ये कहलाएगा कॉन्जुगेट एसिड ऑफ वाटर, जो यहां पर एज ए बेस सेट कर रहा था वाटर। सो इसी तरह हर एसिड का एक कॉन्जुगेट बेस और हर बेस का एक कॉन्जुगेट एसिड होता है, अकॉर्डिंग टू लोरी एंड द ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट। आप लोग अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा बिल्डअप करोगे। आप लोगों ने हाइड्रोनियम आयन, A- आयन और एसिड और वाटर लिखा। मैं एक्चुअली आप लोगों को ये इसका केसी एक्सप्रेशन बता रहा हूं। इस रिएक्शन का ये केसी एक्सप्रेशन है बेटे। और आप लोग ये बात भी जानते हैं कि H+ आयन कंसंट्रेशन और OH- आयन कंसंट्रेशन एक दूसरे के टोटली इक्वल होती है। तो यहाँ पे मैं ये कह सकता हूं कि H+ आयन और A- आयन ओवर HA, ये बेटे वाटर जो है ना, यहाँ पे एज ए सॉल्वेंट लिया जा रहा है, और सॉल्वेंट आपको पता है एक्सेस में होता है। ये भी कांस्टेंट है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, Kc ऑलरेडी एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो मैं क्या करूंगा, मैं Kc एंड H2O दोनों को कंबाइन कर दूंगा। अब क्योंकि ये एक एसिड था, जब पीछे वाटर की बात हो रही थी तो वो Kw कहलाया था। अब ये क्योंकि एक एसिड की बात हो रही है, तो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc और वाटर इन केस ऑफ एन एसिडिक मीडियम मल्टीप्लाई होने के बाद आपको एक नए कांस्टेंट की वैल्यू दे रहे होंगे, और वो जो नया कांस्टेंट है वो कहलाएगा Ka, जिसको बोलते हैं आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एन एसिड। सो बेटा इस वक्त आप लोगों के पास आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एन एसिड की इक्वेशन आ चुकी है। ये है एसिड का कैटाइन, ये है एसिड का एनाइन, और ये है एसिड खुद। तो क्या बात तय करें कि एक एसिड के आयंस की कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट को क्या बोला जाएगा? आयोनाइजेशन कांस्टेंट। ये बेसिकली रेशियो होगी आयोनाइज्ड एसिड की किसके साथ? अनआयोनाइज्ड एसिड के साथ। So more the value of ionized acid concentration, या more the concentration of ions of an acid, less will be the amount of an acid,
मोर विल बी द के वैल्यू। मैं बात ये कहना चाह रहा हूं कि जैसे जैसे आप किसी भी एसिड के आयंस की कंसंट्रेशन इंक्रीज करते चले जाओगे वो उसी सूरत में मुमकिन होगी जब एसिड आयोनाइज हो रहा होगा, और जैसे जैसे एसिड आयोनाइज होता चला जा रहा है, रिएक्शन फॉरवर्ड जाता चला जा रहा है, आयंस बनते चले जाते हैं, आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, एसिड की अपनी कंसंट्रेशन कम हो रही है, तो आप लोगों के पास ऑफ कोर्स ये जो Ka वैल्यू है जिसको हम लोग आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एन एसिड बोल रहे हैं ये भी इंक्रीज होती चली जा रही है। सो क्या बात है करें, मोर द आयोनाइजेशन of an acid more will be the equilibrium constant value के, अब ये equilibrium constant एक्चुअली आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एन एसिड कहला रहा है, जिसको मैं इस बेसिक के रेफरेंस में आपके साथ डिस्कस कर रहा था। ये फर्स्ट इक्वेशन है। इसी तरह एक बेस की इक्वेशन भी ले आते हैं। इस ए नेगेटिव इज अ बेस, ये उसी कॉन्जुगेट बेस को उठा लो जो हम लोगों ने प्रीवियस एसिड की बनाई और इसको वाटर के साथ रिएक्ट करवाओ। अब ये वाटर H+ आयन डोनेट कर रहा होगा, वाटर ने H+ आयन डोनेट करने के बाद H+ आयन और OH नेगेटिव आयंस बनाने हैं स्टूडेंट्स। H+ आयन A नेगेटिव एक्सेप्ट करके ये इसका कॉन्जुगेट एसिड बन जाएगा, और ये जो OH नेगेटिव है जो रेजिडुअल पार्ट था इस एसिड का ये अब कॉन्जुगेट बेस का काम कर रहा होगा। तो इस तरह यहां पर भी एक एसिड का कॉन्जुगेट बेस अवेलेबल है और एक बेस का कॉन्जुगेट एसिड अवेलेबल। आप जानते हैं ना वो स्पीशीज जो H+ आयन एक्सेप्ट भी कर सकती है, डोनेट भी कर सकती है, वो एम्फोटेरिक स्पीशीज कहलाती है, और वाटर इज एन एम्फोटेरिक स्पीशीज। आगे एसिड बेस के कॉन्सेप्ट में जाके मैं आप लोगों के साथ प्रोटोनेटेड और डीप्रोटोनेटेड वाटर के केस में जरूर डिस्कस करूंगा। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होगी जो आप लोगों को सीखने को मिलेगी। आई एम वेरी मच होपफुल अबाउट इट। सो अब Kb एक्सप्रेशन फाइंड आउट करें। सेम इज द केस HaOH नेगेटिव, बेटा ये सारी वही रेशियो लगाई आप लोगों ने, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। और अब आप एक बेस के केस में इसको Kb बोल रहे होगे, वही बिल्कुल वही बात, बेस की अपने आयंस की कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू इट्स ओरिजिनल बेस जिसने H+ आयन एक्सेप्ट किया होगा, सो आप लोगों के पास उतनी ही बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती चली जाएगी। तो ये इक्वेशन नंबर 2 है। जरा दोनों को इक्वलाइज करते हैं, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 के साथ। दिस इक्वेशन नंबर 1 for the ionization constant of an acid K is going to be multiplied with equation number 2 जो कि ionization constant of a base Kb था। मल्टीप्लीकेशन के बाद कुछ चीजें कैंसिल हुई, HA is going to be cancelled by HA, A negative is going to be cancelled by A negative। ये बात आगे दोबारा आएगी, मैं दोबारा वहां पे इंटू डिटेल में नहीं जाऊंगा। रिमेनिंग में मेरे पास आया Ka into Kb is equal to H+ आयन into OH नेगेटिव आयन। अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि H+ आयन और OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट Kw कहलाता है। सो Ka into Kb किसके इक्वल आया, Kw के इक्वल आया, और बेटे Ka into Kb अगर Kw के इक्वल है तो यहाँ से Ka किसके इक्वल होगा, ऑफ कोर्स ये Kb इधर जाकर मल्टीप्लाई, तो Kw ओवर Kb, ये रिलेशनशिप आपके पास इस वक्त जो डिराइव किया हुआ इसको मैंने जरा अपने टेक्स्ट पे लिखा ताकि आप लोगों को थोड़ी अंडरस्टैंड हो सके। इसी तरह अगर आप Kb फाइंड आउट करना चाहते हैं तो Kw विल बी डिवाइडेड बाय Ka। यहां से अब ये Kw तो कांस्टेंट है, सो स्टूडेंट्स फिर एक बात तय कर लें, यस व्हाई नॉट, कांस्टेंट और इक्वलिटी का साइन किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोपोर्शनैलिटी के साइन में। ये कांस्टेंट है, ये इक्वलिटी है। सो अब ये कांस्टेंट और इक्वलिटी अगर प्रोपोर्शनैलिटी में कन्वर्ट होते तो आप कह सकते हैं Ka का Kb के साथ क्या रिलेशनशिप है, इनवर्स। Kw कांस्टेंट है, और अब क्या तय कर ले इसका वाइस वर्सा भी कि Kb का Ka के साथ इनवर्स है। सो रिजल्ट क्या आया कि अगर एसिड स्ट्रॉन्ग होगा तो उसका कॉन्जुगेट बेस वीक होगा, अगर बेस स्ट्रॉन्ग होगा तो कॉन्जुगेट एसिड वीक होगा। कि अगर किसी भी एसिड की K वैल्यू ज्यादा है तो उसके जो बेस कॉन्जुगेट बन रहा है उसकी Kb वैल्यू ऑफ कोर्स क्या होगी, कम होगी। याद रख लें एक बात कि Ka वैल्यू का डायरेक्ट रिलेशनशिप है एसिडिक स्ट्रेंथ के साथ। मोर द K वैल्यू मोर विल बी द एसिडिक स्ट्रेंथ, मोर विल बी द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। इस तरह Kb का बेसिक स्ट्रेंथ के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है, जितनी Kb वैल्यू ज्यादा होगी उतनी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। और अभी मैं क्या बात आपके साथ तय कर रहा था कि Ka एंड Kb आर इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर। यहां पे अब आप खुद तय कर दें, स्ट्रॉन्गर द एसिड वीक विल बी द कॉन्जुगेट बेस, फिर स्ट्रॉन्गर द बेस विल बी द कॉन्जुगेट एसिड एंड वाइस वर्सा। और बेटे अब अगर आप लोग मुझसे ये कहें कि सर ये Pka और Pkb इज इक्वल टू 14 कहां से एलैबोरेट हो रहा है, ये एक डेरिवेशन है जो आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से बेटे ऑलरेडी पहले परफॉर्म की हुई है। यानी कि एक नई टर्म इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं, Ka से Pk कैसे फाइंड आउट करते हैं। नेगेटिव लॉग अगर आप Ka का लोगे
तो ये कहलाएगा pKa और नेगेटिव लॉग अगर आप Kb का लोगे तो ये कहलाएगा pKb। ये कुछ मजीद आगे फैक्टर्स हैं या पैरामीटर्स हैं जो एसिड और बेस की स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए यूज किए जाते हैं। इनकी जरूरत क्यों पेश आई, के वैल्यू के अकॉर्डिंगली पेश आई, वो भी अभी आपके साथ मैं डिस्कस करता हूँ। अभी आप मुझे ये बताइएगा कि अब तक मैं आप लोगों के पास लोरी एंड ब्रॉन्स्टेड के एसिड बेस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली के और के बी का रिलेशनशिप डिस्कस करते हुए पहुंच चुका हूँ इस पॉइंट पर कि अगर एक एसिड का के ज्यादा होगा मीन टू से कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो लेकिन उसका कॉन्जुगेट बेस अगर आप लोग देखोगे तो वो वीक बेस कंसिडर किया जाएगा। इस सारी बातचीत को समराइज करते हुए मैं एक नोट की तरफ आपको ले जाना चाह रहा हूं कि के ए वैल्यू एसिड की कैलकुलेट की जा सकती है के बी वैल्यू से, क्योंकि आप लोगों के पास अभी मैंने एक रिलेशनशिप बोला है के ए एंड के बी इज इक्वल टू के डब्ल्यू। तो यहां से आप लोगों के पास अगर के वैल्यू मौजूद हो तो आप लोग उससे के बी वैल्यू विदाउट एनी हेजिटेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा क्या हो सकता है, अगर आपको पी के वैल्यू पता हो तो आप लोग उसके थ्रू पी के बी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। बेटे के ए का एसिडिक स्ट्रेंथ से डायरेक्ट रिलेशनशिप मत भूलिएगा। मैं आपको बार बार कह रहा हूं ये डिटेल में आगे आने जा रहा है, लेकिन इसका जो नेगेटिव लॉग लेकर तुम लोग पी के बी बनाते हो या पी के ए बनाते हो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ से इनवर्स रिलेशनशिप है। तो बात कुछ ये हुई कि के वैल्यू ज्यादा होने पर एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा, पी के वैल्यू ज्यादा होने पर एसिडिक स्ट्रेंथ कम। एमसीक्यूज आपका वेट कर रहे हैं, वीडियो आ रही है, वो जस्ट वेट फॉर सम टाइम। अभी जस्ट इन रिलेशनशिप्स को माइंड में रखिएगा कि के ए और के बी इज इक्वल टू के डब्ल्यू के इक्वल है, यानी कि मुझे ये कह देना चाहिए कि के ए मल्टीप्लाई बाय के बी इज इक्वल टू 10⁻⁻14 और यहां पर मुझे लिख देना चाहिए पी के ए प्लस पी के बी इज इक्वल टू 14। सो स्टूडेंट्स, ये दो रिलेशनशिप है जो आप लोगों को न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन में हेल्प आउट कर सकते हैं। तो हम लोग न्यूमेरिकल्स की भी प्रैक्टिस करते हैं और ताकि आप लोगों के पास ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाए, तो आइए जरा explain quantitatively difference of the behavior of the weak acids and strong bases in terms of their aqueous solutions using extent of dissociation, जिसको हम लोग अभी K बोल रहे थे। एसिड के बारे में आप लोग जानते हैं, स्पीशीज दैट रिलीज H+ आयन इन एक्वियस सॉल्यूशन, ये सारी बातें हो चुकी हैं। एक स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड किसे कहते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। जो 100% आयोनाइज हो जाए वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है एक्वियस सॉल्यूशन के अंदर, और इस एग्जांपल में HCl, HNO3 और H2SO4 ये 100% आयोनाइज हो जाते हैं। और अगर आप लोग इनकी पीएच कैलकुलेट करने लगते हो तो इनकी पीएच कैलकुलेट करने के लिए इनकी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की वैल्यू मेजर करो। जो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन की वैल्यू होगी ऑफ कोर्स वही उनकी पीएच वैल्यू कंसिडर की जा सकती है, वही उनकी स्ट्रेंथ मेजर की जा सकती है। तो आइए जरा कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड की पीएच कैलकुलेट करने का आपको तरीका बताता हूं। व्हाट इज एक्चुअली पीएच? अगर आप लोग नेगेटिव लॉग ऑफ H+ आयन कंसिडरेशन लेते हैं स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ये सब बातें पहले पढ़ी हुई है यार, मैं फर्स्ट ईयर ही पढ़ा रहा हूं। सो ये आप लोगों के पास कहलाता है पीएच, पावर ऑफ H+ आयन। ये हमारे पास टर्म जो है वो सोरेनसन ने इंट्रोड्यूस करवाई थी। और इस तरह अगर आप लोग नेगेटिव लॉग ऑफ OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन लेने जा रहे हो तो ये कहला रहा है आप लोगों के पास POH। ये इस वक्त बेटे एसिड है और कैलकुलेट करना है आप लोगों ने पीएच किसका, 10⁻³ मोलर HCl का। फट से इसको आयोनाइज करवा दो, एक यूनिपॉजिटिव आयन बना रहा है यानी कि H+ आयन बना रहा है ये HCl। और अगर HCl का 1 मोल हो तो 1 मोल ऑफ H+ आयन बना रहा है, लेकिन अगर HCl का 10⁻³ मोलर हो तो 10⁻³ मोलर ही H+ आयन बनेंगे। मेरे पास आ गई H+ आयन कंसंट्रेशन और मैं इस H+ आयन कंसंट्रेशन का अगर नेगेटिव लॉग ले लेता हूं तो ये मेरे पास पीएच आ जाएगी। तो नेगेटिव लॉग इंटू 10⁻³ बेटे ये पावर आपको पता है स्टार्ट में आ जाएगी रूल्स ऑफ द लॉग के अकॉर्डिंगली। तो नेगेटिव लॉग ऑफ 10⁻³ को सॉल्व करने जा रहे हो तो आप सिंपल कहोगे नेगेटिव इंटू -3 log 10। सब जानते हैं log 10 क्या होता है, 1। सो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3। तो आपके पास यहाँ पे आंसर पीएच का 3 आ रहा है। इस तरह बेटे अगर आपके पास एक डाइबेसिक एसिड है तो H+ आयन कंसंट्रेशन हो जाएगी 2 इंटू 10⁻³ यानी कि यहाँ पर अगर 10⁻³ है तो डाइबेसिक एसिड ने 2 H+ आयन प्रोड्यूस करने और 2 H+ आयन की प्रोडक्शन के लिए जो आप लोगों के पास H+ आयन की कंसंट्रेशन 2 इंटू 10⁻³ मोलर होगी।
और अब अगर आप लोग इसकी पीएच कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप लोग नेगेटिव लॉग ले रहे होंगे H प्लस आयन कंसंट्रेशन का, यानी कि नेगेटिव लॉग 2 इंटू 10⁻³ होल वैल्यू का नेगेटिव लॉग ले रहे हो। बेटा नेगेटिव लॉग 2 अलग से लो, नेगेटिव लॉग 10⁻³ अलग से लो। पेपर में सवाल आएगा, बगैर कैलकुलेटर के सॉल्व करना होगा। बगैर कैलकुलेटर के कैसे सॉल्व होने जा रहा है, ये बहुत आसान है। नेगेटिव लॉग 2 का सेपरेटली, और मल्टीप्लीकेशन आपको पता है प्लस में कन्वर्ट हो जाती है। नेगेटिव लॉग 10⁻³ आप लोग से ले रहे हो। नेगेटिव लॉग याद रख ले, लॉग 2 की वैल्यू ये मत भूलिएगा, लॉग 2 होता है 0.3 और माइनस साइन है तो माइनस भी होगा। और नेगेटिव लॉग 10⁻³ आपके लिए अब कोई इश्यू नहीं है, वो हमारे पास +3 आएगा नेगेटिव नेगेटिव प्लस होने पर। तो -0.3 एंड +3 आपको जो आंसर दे रहा होगा पीएच का 2.7 दे रहा होगा। तो इस एमसीक्यू को सॉल्व करने में मेरे ख्याल में आपको सबसे बड़ी और सबसे आसान जो चीज लगी होगी वो कि यार सर इसने तो ये बड़ा ज्यादा इजी कर दिया है, हम पहले कैलकुलेटर के चक्रों में पड़े होते थे। बेटा देखें, आपके पास कंप्लीट जो H प्लस आयन कंसंट्रेशन है वो 2 इंटू 10⁻³ बन रही है। आप नेगेटिव लॉग 2 अलग से लोगे, नेगेटिव लॉग 10⁻³ अलग से लोगे। लॉग 2 है 0.3 तो -0.3 आ जाएगा, और आपके पास 10⁻³ का लॉग तो आपको पता ही है कि 3 आ रहा होगा, तो 3 में से 0.3 डिडक्ट करने पर आपको 2.7 आंसर आएगा। तो यहां पर मैं दोबारा से इसको गेन लिख देता हूं, ये 2-3 वैल्यू जेन में रखिएगा। लॉग 2 है बच्चे 0.3 एंड लॉग 3 भी याद रखिएगा, हो सकता है कोई ट्राई बेसिक एसिड का एमसीक्यू आ जाए, ये है 0.5। तो आपने जब नेगेटिव लॉग लेना है 2 या 3 के अकॉर्डिंगली, तो उसी हिसाब से इन वैल्यूज को लाकर जो 10 की पावर वाली वैल्यूज इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये मैंने 2 कैलकुलेशंस आपको करवाई। इसके बाद अगर मैं वीक एसिड की बात करूं, एक ऐसा एसिड जो 100% आयोनाइज नहीं होता, कुछ एक्सटेंट तक आयोनाइज होता है, कुछ एक्सटेंट तक H प्लस आयन रिलीज करता है, वो कहलाता है वीक एसिड। वीक एसिड की एग्जांपल्स में आ जाते हैं एसिडिक एसिड, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड कार्बोनिक एसिड। और अगर आप किसी भी वीक एसिड की पीएच कैलकुलेट करने जा रहे हो तो आपको क्या चाहिए होगा? वीक एसिड की पीएच कैलकुलेट करने के लिए वो नीड हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन व्हिच विल give the extent of ionization given by the ionization constant expression of weak acid। तो वीक एसिड की आयोनाइजेशन कांस्टेंट एक्सप्रेशन की भी हमें हेल्प लेनी पड़ेगी। तो आइए जरा पीएच कैलकुलेट करते हैं कुछ वीक एसिड्स की। आप लोग पीएच कैलकुलेट करना चाह रहे हो 0.1 मोलर एसिटिक एसिड सॉल्यूशन की। अगर इसकी के वैल्यू आपको 10⁻⁵ दी है, क्लिक 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 करते हैं जरा शॉर्टकट फॉर्म में। देखिए बेटा, आप फौरन से आयोनाइज करवाओ इसको। ये एसिटिक एसिड के 0.1 मोलर ने अगर इनिशियल कंसंट्रेशन यानी कि टाइम 0 के अकॉर्डिंगली बात करो तो एसिड ही मौजूद होगा, इसके आयन 0 होंगे। और अगर रिएक्शन चला, इक्विलिब्रियम तक पहुंचा, तो आपके पास 0.1 जो उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन थी उसमें से x डिडक्ट हो रहा होगा, और उसी तरह वहां पे x विल प्रोड्यूस। तो जितने मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स डिडक्ट होते हैं उतने मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन में बन भी जाते हैं। तो यहाँ पे रीजन बहुत सिंपल है, एसिडिक एसिड इज अ वीक एसिड और weak electrolyte कहलाएगा, it ionizes to a lesser extent, that's the reason why the initial concentration is considered as equilibrium concentration। initial concentration को equilibrium concentration इसलिए consider कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत weak acid है, इसलिए जितना initially पड़ा हुआ होना है approximately equilibrium में भी जाकर उतना ही आपको मिलेगा, क्योंकि weak acid में extent of ionization बहुत कम होती है। so it means that के 100 - x ये हम लोग x को निगलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि वेरी स्मॉल क्वांटिटी है वीक एसिड होने की वजह से। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास जो एसिड की कंसंट्रेशन है वो 0.1 मोलर आ गई। और अब आप लोगों को आयोनाइजेशन की कंसंट्रेशन चाहिए, इसका के एक्सप्रेशन लिखो। ये एसिटेट आयन और H प्लस आयन ओवर एसिटिक एसिड। बेटा हम लोगों ने इनको एक्सपोज किया था, जो एसिटेट आयन और H प्लस आयन थे, ये दोनों x इक्वल अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहे होंगे। और ये है इस वक्त 0.1 जो आप लोगों के पास एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन थी। बेटे ये इधर जाकर आप लोगों के पास मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये के वैल्यू जो आप लोगों को 10⁻⁵ दी हुई थी ये बन जाएगी 10⁻�6, और इधर x स्क्वायर मौजूद है दोनों तरफ। बेटे अगर आप लोग अंडर रूट ले लेते हैं तो आपके पास x की वैल्यू आ रही है 10⁻⁻3। तो इस तरह तुम लोगों ने एसिड की इनिशियल कंसंट्रेशन लेते हुए उसका के वैल्यू यूज करते हुए क्या फाइंड आउट कर लिया, उसके H प्लस आयन की कंसंट्रेशन को। तो ये आ गई H प्लस आयन कंसंट्रेशन। बात यहाँ पे खत्म नहीं हुई क्योंकि पीएच भी कैलकुलेट करनी थी।
तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन का नेगेटिव लॉग ले लो तो आप लोगों के पास pH कितनी आ जाती है, तो 3। तो ये था एक वीक एसिड की pH और H प्लस आयन कंसंट्रेशन फाइंड आउट करने का वे। इसी के अंदर मजीद प्रैक्टिस के लिए मैं आप लोगों को कुछ और क्वेश्चंस करवाता हूँ, उसके लिए काइंडली वॉच नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।